हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके वीडियो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो इसमें आपका सबसे पहले चल रहा है आपका इंग्लिश सिलेबस, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है वो चल रहा है और इसमें हम आपका चला रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका ग्रामर का, जिसको हम जनरल ग्रामर कहते हैं। इसके अंदर आपके 4 पॉइंट हैं और जिसमें ये आपका पहला पॉइंट है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह समझना है। और इस समय चल रहा है आपका इसमें असर्टिव। क्या चल रहा है? असर्टिव। तो इसके जो टोटल होते हैं, असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंपरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, ऑप्टेटिव और डायलॉग वाले। तो इस तरह से ये आपके 5 प्रकार के होते हैं और इनको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है। तो आज आपका जो सबसे पहला टॉपिक है असर्टिव, वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जितने भी रूल हैं आज हम इसके सारे रूलों को डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चाहे भले ही वीडियो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करना पड़े। तो आपका जो टॉपिक है आज आपका असर्टिव का, इसको हम समाप्त कर देंगे। वैसे इसमें आपके केवल 3 ही रूल बचे हैं। ठीक है, और तीनों ही रूल आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर इनमें से एक बार के एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से इन रूलों को याद करना है। और सबसे जो मुख्य बात होती है वो होती है आपकी इस टेबल वाली, यानी कि जितनी भी टेबल है वो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए यदि आपको आगे के टॉपिकों को समझना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश न्यू सेशन 2022, यानी कि सन 2022 में इंग्लिश ग्रामर में जो सिलेबस आने वाला है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका 5वां पार्ट है, बहुत ही अच्छी तरह समझना है। और टॉपिक चल रहा है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं होगी आप इसको ठीक से नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं ग्रामर की हम उनको क्रम से चलाएंगे ताकि आप प्रत्येक चीज़ को अच्छी तरह समझ सकें और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो हमने बताया था कि आज हम 3 रूल डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका एक वाक्य अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो शुरू करते हैं इसका फर्स्ट रूल जो है आज की वीडियो का। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब आरएस में कोई सत्य बात या आदत दी हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है। यानी कि जब आपकी जो आरबी है वो पास्ट में दी है, यानी आरबी पास्ट में है, तो नियम बनता है कि आरएस को बदलना चाहिए। यदि हमारी जो आरबी है, जो पहला वाला वाक्य है वो हमारा पास्ट में है, उसमें सैड आ रहा है, तो नियम कहता है कि आरएस को बदलना चाहिए। लेकिन आरएस में कोई सत्य बात यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर कोई हैबिट अगर दिखाई देते हैं तो फिर हम उस वाक्य को नहीं बदलेंगे। तो इस बात को आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। छोटा सा रूल है, इसको दिमाग में फिट रखना है ताकि एग्जाम में यदि आपका इस प्रकार का वाक्य दिखाई दे तो आप उसे बहुत ही आसानी से बना सकें। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज, यानी कि अध्यापक ने लड़कों से कहा टू एंड टू मेक 4, यानी कि अध्यापक ने लड़कों से कहा 2 and 2 make 4। यानी कि यदि आपको इसका मीन पता होगा तो आप बहुत ही आसानी समझ जाएंगे कि अध्यापक ने लड़कों से कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। तो कैसी बात है, ये सत्य बात है और आप भी जानते हैं कि 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो हम इसको नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं इसको द टीचर, और देखो सैड आ रहा है तो क्या करते हैं सैड को टोल्ड। कब बदलते हैं? जब टू दिया हो।
तो आरबी के टू को हटा देते हैं। द टीचर टोल्ड द बॉयज, यानी कि अध्यापक ने लड़कों से कहा, कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, दैट, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। ये बात हम आपको बता चुके हैं कि कॉमा को हटा के दैट लगाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये सत्य बात है। तो 2 and 2 make 4। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एक और वाक्य देख लेते हैं। द मदर सेड टू द गर्ल, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, वी आर द सन ऑफ गॉड। द मदर सेड टू द गर्ल, यानी माताजी ने लड़की से कहा, क्या कहा, वी आर द सन ऑफ गॉड। तो वी माने हम, आर माने हैं, द सन माने पुत्र, ऑफ गॉड माने भगवान के, यानी हम सब किसके पुत्र हैं, भगवान के पुत्र हैं। तो कैसी बात है, ये सत्य बात है, तो इसको नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बनाते हैं इसको। द मदर सेड टू को क्या कर देते हैं, टोल्ड में बदलते हैं, टू को हटा देते हैं। द गर्ल, कोमा हटा के डेट लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमा हटा देते हैं। वी, और नहीं तो देखो अगर आपने देखा कि सेड आ रहा है और वी है तो ये भी बदल जाएगा, आर है तो ये भी बदल जाएगा, लेकिन सत्य बात है इसलिए ये नहीं बदलेगी। तो वी आर द सन ऑफ गॉड। कोई परेशानी? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको आर एस का थोड़ा सा अर्थ मालूम पड़ जाए तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो जितने भी ऐसे वाक्य हैं सत्यवाद वाले, हम सबको डिस्कस करेंगे और सबको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन वाक्यों की भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से वाक्य हैं। लेकिन इसमें हम केवल 2 ही सेंटेंस को देंगे, लेकिन जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो उस समय हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य देंगे ताकि आप इनको अच्छी तरह से पहचान सकें और इनको समझ सकें और इनको सही कर सकें, ठीक है। तो इसके बाद अगला रूल है, देख लेते हैं इसका। तो अगला रूल क्या होता है कि हमने आपको बताया था कि पहला जो वाक्य होता है उसको हम आरबी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आरबी। और जो दूसरा होता है उसको क्या बोलते हैं? आरएस बोलते हैं। यानी कि ये जो पहला वाला वाक्य है इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम आरबी कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम? आरएस कहते हैं। ये तो आपको जानकारी है। इसको आरबी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सैड, सेज, इसीलिए इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ गए होंगे। अब क्या होता है कि रूल बनता है अगला कि कभी कभी क्या होता है कि जो आरबी होती है वो बाद में दी होती है और जो आरएस होती है वो पहले दी होती है। तो समझिए क्या होता है, यानी कि कभी कभी आरएस बाद में, वो आरबी बाद में और आरएस शुरू में दिया होता है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो आरबी का प्रयोग शुरू में करते हैं। तो इस बात को याद रखना है। मैं इसको रूल के माध्यम से लिख के बता देता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो कह सकते हैं कि कभी कभी आरएस शुरू में तथा आरबी बाद में दी होती है तथा जब इनडायरेक्ट करते हैं तो आरबी का प्रयोग शुरू में करते हैं। तो आरबी का प्रयोग कहाँ करते हैं? शुरू में करते हैं और आरएस को बाद में लगाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि जो आरएस होती है वो शुरू में आ जाती है और जो आरबी होती है वो बाद में आ जाती है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो आरबी का प्रयोग कहाँ करते हैं? शुरू में करते हैं। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये आरबी शुरू में है या आरएस हमारी शुरू में है? तो उसके लिए आपको 3 बातें याद रखनी है, 3 वर्ड याद रखने हैं, और वो वर्ड हैं आपके से या फिर सेज और या फिर सैड। तो ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं। यदि ये बाद वाले वाक्य में आते हैं तो समझ लीजिए क्या है,
तो आर बी हमारी कहाँ है, लास्ट में आ गई है। तो इन वर्डों से पहचान होती है और ये वर्ड होते हैं आपके आर बी के। किसके वर्ड होते हैं, आर बी के। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन इज डूइंग द वर्क टुडे राम सैड, फुल स्टॉप। अब देखो इस तरह से आपको दिया हुआ है वाक्य। तो देखो सबसे पहले आप वाक्य को पढ़ोगे अच्छी तरह से तभी तो समझ पाओगे। तो लिखा हुआ है मोहन इज डूइंग द वर्क टुडे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी आर एस है। कैसे कह सकते हैं, राम सैड, इसमें सैड आ गया यानी कोमा के वाला ये इधर पहुंच गया, यानी इन्वर्टेड कोमा इधर आ गया तो क्या हो गया, आर एस इधर है, और इन्वर्टेड कोमा इधर है तो हमारी आर एस इधर है। तो हमें इससे पहचान सकते हैं बहुत ही आसानी से कि देखो ये वाक्य, देखो इसमें यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा ये रहा, तो ये आर एस कहाँ हो गई, इधर को हो गई, और इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमा ये रहा और ये रहा। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आर एस, और ये क्या हो गया हमारा आर बी हो गया। तो क्या दिया हुआ है, यानी आर एस शुरू में दी हुई है और आर बी बाद में दी हुई है। और हमने आपको बताया था कि जब इंडार्ट करते हैं तो आर बी का प्रयोग शुरू में करते हैं। तो जब इसका इंडार्ट करेंगे यहाँ पर हम, तो राम, और सैड का तो सैड ही रहेगा क्योंकि इसमें टू नहीं है, सैड। अब कॉमा उठा के क्या लगा देते हैं, दैट लगाते हैं। अब यहाँ शुरू करेंगे तो मोहन ही रहेगा आपका, और इज को क्या कर देंगे, बाज, क्योंकि इसमें सैड आ रहा है। ये हमारी आरबी किस में, पास्ट में। जब आरबी पास्ट में हो तो आरएस का टेंस बदल जाता है, और इज आर एम को क्या कर देंगे आप, वाज भर में बदल देंगे। तो इज को क्या हो जाएगा, वाज। तो मोहन वाज डूइंग का डूइंग रहेगा, द वर्क, और टुडे का क्या हो जाता है, डेट डे। इस सारणी को हम पहले आपको बता चुके हैं। तो हमने आपको पहले बताया था कि जो भी सारणी है उनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बढ़िया तरह से सीखना है। देखो ये सारणी जो है आपको 2-3 बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी, और ये सारणी भी आपको याद हो जाएगी बहुत ही अच्छी तरह से। तो इस तरह से कभी कभी वाक्य एग्जाम में आ जाते हैं, और हम जब देखते हैं कि ये कैसा हो गया, इधर आर एस दी हुई है, इधर आर बी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अक्सर विद्यार्थी छोड़ देते हैं सेंटेंस को कि अब क्या होगा, ये इधर होना चाहिए था, ये इधर कैसे आ गया। तो हमने आपको बता दिया है कि कभी ऐसा वाक्य आ जाए जिसमें आर एस शुरू में दिया हो और आर बी बाद में दी हो, तो जब आप उसका इंडायरेक्ट करोगे तो आर बी का प्रयोग शुरू में करोगे और आर एस को बाद में लगा दोगे, ठीक है। तो इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरह से याद रखोगे। तो ये 2 रूल आपके हो चुके हैं, एक रूल इसमें और बचा है, उसको भी डिस्कस करना है। चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ। तो देखो ये आपके जो असर्टिव सेंटेंस हैं, ये मैंने लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस। तो इसका ये, इसके बाद इसका लास्ट रूल है, और इसके बाद ये असर्टिव आपके समाप्त हो जाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि जब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी हम फिर एक्सरसाइज कराते हैं, क्योंकि हमें देखना भी है कि आपने कितना सीखा। आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल की जो बुक्स होती थी उसमें क्या दिया होता था, जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता था उसके बाद में ऊपर हेडिंग दी होती थी कितना सीखा। क्या लिखा होता था, कितना सीखा। अब तो जो एनसीईआरटी का जो कोर्स आ गया है उसमें तो हमने नहीं देखा है, लेकिन जब हमने स्टडी की थी, जब हम पढ़ाई करते थे, तो हमने इस चीज़ को देखा था कि चैप्टर के बाद में कुछ टॉपिक दिए होते थे और उनके बारे में पूछा जाता था कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा और इस चैप्टर को पढ़ के कितना सीखा। तो एक टाइटल दिया होता था कि लिखा होता था कि कितना सीखा, और कितना सीखा के नीचे फिर प्रश्न लिखे होते थे। तो उन प्रश्नों के उत्तरों को हम उस चैप्टर के पढ़ने के बेस पर ही लिखते थे कि हमने कितना सीखा। इसी तरह से जब आपका ये असर्टिव का टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो हमने इसके बहुत सारे रूल लिखाए, आपको बहुत सारे नियम लिखाए, कुछ सेंटेंस भी लिखाए, कुछ तरीके बताए। तो अब ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, तो अब हम देखेंगे कि आपने कितना सीखा, आपने कितना सीखा। क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि हम ही मेहनत कर रहे हैं या आप भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत होनी चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए, तभी कहानी बनती है।
क्योंकि जो गाड़ी जो होती है उसके दो पहिए होते हैं, यानी कि कोई सी भी गाड़ी ले लीजिए। मुख्य रूप से हम तो शिक्षा की गाड़ी ले रहे हैं कि अगर हम बताते रहें और आप कुछ ना करें तो गाड़ी चल नहीं पाएगी, ठीक है। इसलिए गाड़ी को चलाना है, और चलाना नहीं है, तेज़ दौड़ाना है। तो कब दौड़ेगी? जब आप भी अच्छी तरह से इसको मेहनत करोगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि जब आपका पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो इसकी हम एक मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे, यानी कि हम आपको 8-10 वाक्य देंगे और उनको आपको समझाएंगे अच्छी तरह से, और फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है बढ़िया तरह से। और हो सकता है कि उन्हीं वाक्यों में से आपको एग्जाम में भी एक वाक्य देखने को मिल जाए, ठीक है। तो अब लास्ट रूल है, इसको भी देख लेते हैं। तो कभी कभी आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। कभी कभी क्या होता है कि आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, लेकिन आरएस में कॉमा के द्वारा एक शब्द लिखा होता है, तो उस शब्द को आरबी का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। यानी क्या होगा, वो जो शब्द दिया होता है उसको क्या करते हैं, हम आरबी का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं, देखिए, दीपक सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मीरा और फिर एक कॉमा दे दिया। दीपक सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मीरा, फिर एक कॉमा दे दिया। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ कॉमा क्लोज। तो देखो आपके सामने वाक्य आपको दिखाई दे रहा है, दीपक सैड, ये क्या है आपकी आरबी हो गई, और कॉमा के बाद जो सब कुछ होता है वो क्या होता है, वो आरएस होता है। इतना आपने पहचान लिया। अब हमने देखा कि इसमें सैड के बाद कॉमा आ गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, ये मीरा शब्द दिया हुआ है, ये कॉमा से अलग हो रहा है, कॉमा के द्वारा अलग हो रहा है। तो वाक्य आपका कहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है। जब कॉमा लगा हुआ है तो वाक्य यहाँ से शुरू है। तो ये जो शब्द है कैसा है, ये फ्री है, बिल्कुल कैसा है, फ्री है। और अक्सर ऐसे वाक्य आ जाते हैं, इनको पहचानना बड़ा कठिन होता है, लेकिन मैं आपको इसकी पहचान ऐसी बताऊंगा कि आप देखते ही इसे पहचान जाओगे, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आप पहचान जाओगे कि ये तो वही वाला वाक्य है जिसे सर ने हमको बताया था। कैसे कि आप इसकी तुलना इससे करिए, मीरा की तुलना किससे की, आई से। क्या एक साथ दो सब्जेक्ट आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। जब एक साथ दो सब्जेक्ट नहीं आ सकते हैं तो क्या होगा, ये फिर क्या है, ये फिर आरबी का हम क्या मान लेंगे, इसको ऑब्जेक्ट, यानी कि हम इसको आरबी का क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्योंकि जब दो एक साथ सब्जेक्ट नहीं आ सकते तो हम उसको क्या करते हैं, आरबी का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो मैंने यही बताया है कि कभी कभी आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, नहीं दिया हुआ है, सैड के बाद कोई कहानी नहीं है, लेकिन आरएस में कॉमा के द्वारा एक शब्द लिखा होता है। आरएस में ये कॉमा ये रहा, एक शब्द लिखा हुआ है, तो उस शब्द को आरबी का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, आरबी का ऑब्जेक्ट मान के इसको वाक्य को बनाएंगे। तो बनाते हैं इसको, देखिए, दीपक, जब इसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे तो हमको यहां पर टू भी मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, टू। इसमें वैसे टू नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब हम इसको इधर खींच के लाएंगे तो क्या मान लेंगे, यहां पर टू मान लेंगे। क्या मान लेंगे, टू। और जब टू मानेंगे तो फिर सैड को क्या करेंगे, बदल देंगे। हमने यही बताया था कि सैड, सेज, इनको कब बदलते हैं, जब टू दिया हो। और इसमें कहोगे कि सर इसमें टू तो है नहीं है, फिर आपने इसको कैसे बदल दिया। तो जब हम इसमें ऑब्जेक्ट खींच के लाते हैं, इस मीरा को इधर लाएंगे तो जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे,
टू लगाएंगे। जब टू मानेंगे तो सेड को बदल देंगे, तो क्या कर देंगे, इसको टोल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, टोल्ड। और टू को हटा देंगे और फिर क्या लगा देंगे, फिर यहाँ पर हम मीरा लगा देंगे। यहाँ तक कोई परेशानी, बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। आपको ठीक से समझना है और समझ के इसके रूल को दिमाग में रखना है, जिससे कि एग्जाम में कभी वाक्य आपको देखने को मिले तो आप उसे बहुत ही जल्दी से कर दें। यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर वही कहानी आ जाती है, कौन सी वाली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाली। तो कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। इसके बाद आ गया आई। क्या आ गया, आई आ गया। आई आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई हमारा क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन कौन सा है, यही तो है आई। अब आई को किससे बदलेंगे हम, आगे देखो हमने एक रूल लिखाया था कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आरबी के सब्जेक्ट से बदलते हैं। कुछ नहीं याद हो तो ये सन वाला फॉर्मूला याद रखना। एस फॉर होता है सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट। ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट। एन फॉर होता है नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज। ये पहला वर्ड हो गया, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया और ये थर्ड पर्सन हो गया। ठीक, तो ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, एस। एस फॉर क्या होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन किससे, सब्जेक्ट से, दीपक। अब दीपक को हम यहाँ खींच के देखेंगे तो दीपक को किस में मानेंगे, ही में, सी में, दे में, इट में। तो एक पुरुष है इसलिए क्या मान लेंगे, इसको हम ही मान लेंगे, तो ही लिख देंगे। इसके बाद क्या आ गया, एम आ गया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये सेड दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया था कि जब पहला वाक्य हमारा पास्ट में है और दूसरा वाक्य हमारा किस में है, किसी भी में है, लेकिन वो दूसरा वाक्य बदल जाता है। एक कंडीशन में नहीं बदलता है, कब, जब कोई सत्य बात या आदत दी हो। तो अब ये सत्य बात तो है नहीं है, ये क्या है, ना कोई आदत है, तो ये बदलेगा। और हमने लिखाया था कि इज़ारएम को क्या कर देते हैं, आपने सारणी को याद कर लिया होगा बढ़िया तरह से। इज़ारएम को वाज वर करते हैं, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। आगे सिंगिंग का तो सिंगिंग ही रहेगा, ए का ए रहेगा, सॉन्ग का सॉन्ग रहेगा। नाव, नाव का भी हमने एक टेबल बताया था आपको कि नाव को क्या करते हैं, नाव को देन कर देते हैं। तो मैं बता चुका हूं आपको कि यदि आपको ये 2 नंबर अच्छी तरह से प्राप्त करने हैं तो ये टेबल्स आपको बढ़िया तरह से याद करनी है। यदि आपको बढ़िया तरह से याद हो जाएंगी तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप ये मत सोचना कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर से क्या होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 2 नंबर आपके 10 नंबर के साथ चलता है। वो कैसे चलता है कि इस समय इसको हम बता रहे हैं कि ये डायरेक्ट के रूप में आएगा, डायरेक्ट इंडायरेक्ट बदलने के लिए, लेकिन आपका एक टॉपिक आता है स्टोरी का। क्या है, स्टोरी। और स्टोरी में ऐसे कम से कम आपको 3-4 वाक्य देखने को मिलेंगे डायरेक्ट इंडायरेक्ट के। अब उनको कैसे बनाओगे, तो अगर एक वाक्य की कीमत हम 2 नंबर रखते हैं तो इसमें मान लो 5 वाक्य भी आ गए तो 10 नंबर। एक वाक्य की कीमत हम 1 नंबर रखते हैं तो 5 के तो 5 नंबर ये हो गए ना, हो गए आपके, बात समझे। तो 2 ये हो गए और 5 यहाँ हो गए तो 7 नंबर हो गए। इसलिए आपको इसको बहुत ही बढ़िया तरह समझना है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये टॉपिक हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको क्रम से लिखा गया है। पहले क्या आएगा आपका, डायरेक्ट इंडायरेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन, फिर सेंटेंसेज, फिर सिंटैक्स, यानी कि जो भी ग्रामर के टॉपिक हैं उनको हम बहुत इस तरह आपको डिस्कस करेंगे ताकि आप इनको समझ सकें। तो ये थे हमारे असर्टिव के रूल्स जिनको हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। इनको आप अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, ताकि आप इनको आगे भी समझ सकें। सबसे पहले क्या होगा, अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जिसमें हम आपको एक एक्सरसाइज कराएंगे। क्या कराएंगे, एक्सरसाइज। यहाँ पर आपको 10-12 वाक्य देखने को मिलेंगे और जिनको हम बहुत ही अच्छी तरह से 1 by 1 विद नियम के साथ समझाएंगे। यदि आपको नियम भी नहीं याद होगा तो भी उन सेंटेंस को आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको ये रूल जितने भी लिखाए हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करने हैं। यदि आप आगे भी डायरेक्ट को सीखना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो ये पहला ही टॉपिक है असर्टिव का। इसके बाद आपका इंट्रोगेटिव आएगा, उसके बाद इंपेरेटिव आएगा, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी आएगा, उसके बाद ऑप्टेटिव आएगा और उसके बाद डायलॉग वाले आएंगे। इस तरह से हम आपको हर टॉपिक सिखा देंगे, सिर्फ आपको अच्छी तरह से याद करना है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।